हेलो चलो, मैं सुशील, मैं साथ कर रहा हूं लर्निंग पाई पर। और आज मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूं जिसमें राजस्थान बोर्ड पेपर के लिए जो 16 अप्रैल को होने जा रहा है इकोनॉमिक का। और इसके पहले मैं आपके लिए 2 वीडियोस बना चुका हूं और कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिसके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूं। और बच्चों, इस वीडियोस को, मेरी लास्ट 2 वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें आपको डायग्राम और आने वाले प्रॉब्लम्स को मैंने आराम से एक एक चीज करके बताई है, जिसमें से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर क्वेश्चन में या 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, हमारी वीडियोस को अंत तक जरूर देखिए और तीनों वीडियो को देखिएगा। इसमें आपको आपके पेपर संबंधित सारी प्रॉब्लम्स हल की हुई है और आप उसे कर अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, उत्पादन तथा लागत, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। देखिए बेटा, इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने के लिए आपका है मीनिंग, कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड सीमांत मतलब मार्जिनल कॉस्ट। तो इसका मतलब है कि जो आपके दिए गए हैं कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत, इन सब चीजों का मैं आपको बढ़िया से तालमेल बताऊंगा कैसे इन्होंने या डायग्राम में एडजस्ट करते हैं। अच्छा, लेकिन बेटा जो टॉपिक बताएं इन पे पढ़ लीजिएगा, इनमें मीनिंग्स भी क्लियर है और डिफरेंस भी आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे आपका दिया गया है कि टोटल यूटिलिटी मतलब जो आपका दिया गया है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट है क्या, यूनिट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये नंबर्स हमारे ऑलरेडी गिवन होते हैं, उसी नंबर्स पे हम पेस्ट कर लेते हैं। और बेटा एक चीज ध्यान देना, इनका जो वर्क होता है वो आपका सीधे असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है। मैं आपको इसका सेपरेट बता रहा हूं, फिर कंबाइंड बताता हूं। तो 0 1 2 3 4 5, अब इनमें क्या रहेगा भाई, 0 का टोटल वेरिएबल कितना होता है 0, 1 का है तो कितना आएगा 40, फिर इसके बाद कितना है 60, 80, 120 और 200। तो बेटा मैं नंबर्स दे रहा हूं, कोई भी आप नंबर एज्यूम कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि ये असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब कैसे, 0 y x यूनिट्स बना सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहां पे आपका है जो रहेगा डिमांड यूनिट और ये आपकी यूटिलिटी कॉस्ट। इसमें क्या है भाई, सेंटीमीटर्स माप सकते हैं आप, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 20 कॉस्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अच्छा, अब यहां पे पहली यूनिट है तो वहां पर 0, दूसरा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये आपका कितना रहेगा 1 सेंटीमीटर का 20, 20 40 60 80 100 120 140 160 180 और ये 200। तो पहले का कितना भाई 40, ठीक है। तो यहां पर आपकी उपयोगिता कितनी होगी 40 की। दूसरा यूनिट है तो कितना हो जाएगा भाई 80, तो ये कितना आएगा 80, ठीक। तीसरी यूनिट का है तो कितना आएगा भाई, ये आपका रहेगा 2 यूनिट का है तो 60, 2 यूनिट का है तो 60, 3 यूनिट है तो 80, 4 यूनिट है तो कितना आएगा भाई 120 और 5 यूनिट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो ये जो आपका सप्लाई है, देखिए ये जो कर्व बनता है सप्लाई का ही बनता है, ठीक है। अब इसको यहां पे आप मैच करा दीजिएगा, तो ये जो आपकी वैल्यूज आ रही है, ठीक है। देखिए बनाने में थोड़ा हमारा आस पास हो रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए आप चीज का। तो ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, ये आपका रहेगा थर्ड, ये आपका है फोर्थ और ये आपका है फिफ्थ। तो बेटा ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनीय लागत का है, ठीक है। ये सेपरेट मैंने आपको बताया है।
अच्छा, अब इनमें आपका तीनों का कंबाइंड एक साथ बता रहा हूं, कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। तो बेटा अब इसके लिए आपका एक टेबल बनेगा, टेबल बनने के बाद आपका डायग्राम भी इस पे सॉल्व होगा। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं, उस टॉपिक पर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिसमें टेबल बना के फिल इन द ब्लैंक्स या उसके बारे में कुछ वर्क दे दिया जाता है करने के लिए, जिसमें आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तो खास तौर से टेबल पर भी ध्यान दीजिएगा, टेबल कैसे प्रिपेयर की जा रही है। डायग्राम तो आपका बन जाएगा, लेकिन जो मेन टेबल बनाने का काम है उस पर कंसर्न जरूर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इसमें आपको तीनों रहेगा, मार्जिनल, एवरेज एंड टोटल यूटिलिटी, ठीक है ना। सीमांत, औसत एवं कुल लागत। अब इनको बनाने का तरीका क्या है भाई, देखिए ये आपका रहेगा प्रोडक्ट आउटपुट, प्रोडक्ट आउटपुट, ठीक है। दूसरा आपके लिए रहेगा फिक्स्ड कॉस्ट, तीसरा आपके लिए रहेगा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और ये आपके लिए रहेगा टोटल कॉस्ट, ये आपके लिए रहेगा एवरेज कॉस्ट, और लास्ट आपके लिए देगा मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, अब बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो नंबर्स मैं आपको दे रहा हूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि बुक्स के नंबर्स हो, ठीक है। उन नंबर्स पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, जो कॉलम्स बना रहा हूं उनका भी ध्यान दीजिएगा, 1 कॉलम 2 3 4 5 एंड 6। तो इनका फाइंड कैसे किया जाएगा ये भी आपको इसमें बताऊंगा। देखिए पहला दिया गया है फर्स्ट यूनिट, 2 3 4 5 एंड 6 यूनिट, ठीक है। अब इसमें आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट, देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया जाता है कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। और इसमें आपका टोटल कॉस्ट भी दिया जाता है, जिसमें वेरिएबल और एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट हमें तीनों निकालनी पड़ती हैं। तो क्वेश्चन में आपका पुट हो सकता है कि फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 30 रुपए है और आपकी टोटल कॉस्ट की वैल्यूज गिवन हो। तो यह क्या है आपका भाई, 40 72 96 112 140 और 180, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट आएगी। अब ये टोटल कॉस्ट आती कैसे, तो यहां मैं आपको बता दूं कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू 30 रुपए है, तो 30 दिया गया है। तो बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है क्या। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब स्थायी खर्चे होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और वेरिएबल कॉस्ट यूनिट को देखते हुए बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक बिस्किट बनाना है, प्रिपेयर करना है। अब उस बिस्किट में क्या है कि आपका रेंट, ऑफिस का रेंट या कन्वेंस का रेंट फिक्स है। आप अपने ऑफिस ओपन करें या ना करें, आप प्रोडक्ट बनाएं या ना बनाएं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपकी सेलिंग हो या ना हो। लेकिन अगर आपने ऑफिस रेंट पे लिया है तो आपको रेंट देना पड़ेगा, वो फिक्स्ड कॉस्ट है। अब आपकी सेलिंग बढ़ जाए, सेलिंग घट जाए या उससे रिलेटेड कोई खर्चे होते हैं, तो उन खर्चों पे यूनिट के हिसाब से चेंजेस होते हैं। जैसे आप देखते हो कि लेबर वर्क काम करते हैं, अब उनको पता है कि 500 रुपए उनकी मतलब शाम को उनको मिलना है, वो फिक्स्ड है। लेकिन अगर जितना टाइम बढ़ गया या जितना टाइम कम हो जाता है तो कम का पैसा उनका कट जाता है, और टाइम बढ़ गया तो उनका ओवर टाइम का पैसा लग जाता है। तो यही पैसा वेरिएबल कॉस्ट होता है, जिसपे चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई चेंज नहीं होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट यहां पे गिवन होता है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू कितनी है भाई, 10, और ये आपका है 42 66 82 और 110 और 150।
अब इन दोनों को प्लस करके टोटल कॉस्ट बनता है, तो इसका मतलब है कि आपको फोर्थ नंबर फाइंड करना है जिसमें 2 और 3 को प्लस किया जाए तो आपका 4 नंबर मिल जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद में एवरेज कॉस्ट बनता है। अब एवरेज कॉस्ट कैसे बनेगा, तो यहां पर नंबर 5 निकालने के लिए हमारे पास जो वैल्यूज दी गई है उनको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 कॉलम को 1 कॉलम से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 डिवाइडेड बाई 1, तो यहां पे कितना भाई 40 को डिवाइड करेंगे 1 से कितना आएगा 40। दूसरा कितना है 72 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा भाई 36। तो ऐसे ही हम डिवाइड करते चले आएंगे। तो इनका कितना आएगा भाई 28, एक मिनट सॉरी, इसका आएगा 32, 28 एंड 30। ये आपका आएगा एवरेज कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं। अब मार्जिनल कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट पे ध्यान देते हैं, वहां से आपकी मार्जिन कॉस्ट निकलेगी। ठीक है, अच्छा कैसे, देखिए यहां पे मार्जिन कॉस्ट में हमेशा पहली यूनिट का सेम होता है। अब यहां पे सेकेंड यूनिट का फर्स्ट यूनिट से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो 72 से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा भाई 32। ये हमेशा टोटल कॉस्ट से ही निकाला जाता है। 96 से 72 घटाएंगे, कितना बचेगा 24, और 112 से 96 घटाएंगे, कितना बचेगा 16। 140 से 112 घटाएंगे, कितना बचेगा 28, और लास्ट में आएगा 40। तो ये टेबल आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है इसको शो करेगा, और फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, जिसमें आपको एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट निकालना पड़ता है। अच्छा, अब इसी के आधार पे हमारा डायग्राम भी बनता है। अब वो कैसे बनता है, देखिए इसमें तीनों चीजों को हम दर्शाएंगे। ठीक है, अब यहां पे आपका 0 x और ये y, देखिए हमारे पास स्पेस लिमिटेड है तो हम इस हिसाब से काम कर रहे हैं, आपको सारी चीज बतानी भी है। अच्छा, इसमें हमारे पास स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले टोटल कॉस्ट की। किसकी करेंगे, टोटल कॉस्ट। तो यहां पे हम अपना पैमाना मान लेते हैं। पैमाना हमारे पास कोई भी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के हिसाब से, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अच्छा, अब देखिए भाई सिंपल सी बात, टोटल कॉस्ट 1 यूनिट है तो वहां पे कितनी कॉस्ट हो रही है भाई 40। तो यूनिट के हिसाब से 1 2 3 4 5 6। अब ये आपका रहेगा। तो बच्चों इसको जो हमारे पास है ये यूनिट्स बन गई है आपकी। अब यूनिट्स की बात है, अब हमारे पास जो कॉस्ट है इस कॉस्ट को हम कैसे अज्यूम करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 20 रुपए कॉस्ट मानी जाएगी। कितने रुपए 20। तो ये आपका रहेगा 20 40 60 80 100 120 140 160 180 और 200। तो बेटा इससे थोड़ा आसानी हो जाएगी, बनने में भी आसानी हो जाएगी, समझने में भी। अच्छा, अब इसके साथ में हमारे पास जो दिया गया है यूनिट के हिसाब से, पहले हम टोटल कॉस्ट बनाते हैं। 1 यूनिट पे कितना दिया गया भाई 40, तो 1 यूनिट पे कितनी है 40 की वैल्यू। अब 2 यूनिट है कितना आएगा भाई 72 72, 2 यूनिट पर है 72, तो 80 से जस्ट डाउन, मतलब 60 दोनों के बीच में कितना अंतर है 70 आता है, 70 से थोड़ा ऊपर। तो यहां पे आपका 2 यूनिट पे कितना आएगा 72 पर। ठीक, अब 3 यूनिट है कितने आएगा 66 सॉरी 96 96, तो 3 यूनिट पे कितना आएगा 96, मतलब 100 से थोड़ा नीचे डाउन में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका डाउन में आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद में क्या आएगा 4 यूनिट कितना आएगा 112, तो 4 यूनिट पे कितनी वैल्यू हो जाएगी 112, तो ये आपका 120 से थोड़ा सा डाउन, मतलब 100 120 पे कितना अंतर आता है 110, उसके साथ 2, तो ये आपकी वैल्यूज आएगी ये 112 की। अच्छा, 5 यूनिट कितना आएगा भाई 140, 5 यूनिट पे बनता है आपका 140, ये 140 हो गया। और जब आपकी 6 यूनिट होती है तो कितना आएगा 180 का, तो ये 180 का।
तो बेटा ये जो आपका लाइन निकल रहा है या बन रहा है, ये बनता है टोटल कॉस्ट का। किसका बनता है? टोटल कॉस्ट। तो बच्चों ये आपका टोटल कॉस्ट बन चुका है और अब जो बनता है वो आपका मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है, और एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना। इन तीनों के ही कॉलम्स बाद में बनते हैं, ठीक है। अच्छा अब बनाते हैं हम एवरेज कॉस्ट का। एवरेज कॉस्ट में एक यूनिट पे कितनी वैल्यू थी? 40। तो एक यूनिट पे कितना है? 40, ठीक है। ये डॉट में क्लियर कर दे रहा हूं जिसमें आपको हल्के ना लगे, ठीक है। अच्छा एक यूनिट पे कितना है? 40। 2 यूनिट होंगे कितना हो जाएगा भाई एवरेज कॉस्ट में? 36। तो 36 मतलब 40 से थोड़ा नीचे की वैल्यूज पर आएगा, ठीक है। तो ये आपका एवरेज हो गया। 3 यूनिट कितना आएगा? 32। तो देखो 20 और 40 के बीच में कितना है? 30। 30 से थोड़ा जस्ट ऊपर 32 हो गया। अच्छा अब इसके बाद में यहां पर आपका था 4 यूनिट पे 28। तो 4 यूनिट पे कितना आएगा? 28। तो इन दोनों के अंतर में कितना है? 30। और 30 से थोड़ा सा डाउन की वैल्यूज 4 पे आ जाएगा। अब इसके बाद 5 यूनिट होती है कितना आएगा भाई? सेम कंडीशन 28। तो सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर होने के साथ 6 यूनिट बनती है तो 6 यूनिट पे कितना आएगा भाई? आपका 30। तो 20 और 40 के बीच में 30 होता है, यहां पर थोड़ा सा अप में चली जाएगी वैल्यूज। ये जो आपका लाइन बनता है ये बनता है एवरेज कॉस्ट का, ठीक। अच्छा अब इसके बाद में जो आपका बनता है वो मार्जिनल कॉस्ट का बनता है। अब इसकी वैल्यूज भी बेटा ध्यान दीजिएगा। एक यूनिट पे कितना है? 40। तो एक यूनिट पे कितना है? 40 की वैल्यूज। दूसरी यूनिट है तो कितना आएगा? 32, 32। तो यहां पर सेम 32 की वैल्यूज भाई। 20 40 के बीच में कितना आता है? आपकी वैल्यूज क्या है? 30। अब इससे थोड़ा सा अपर में रहेगा तो यहां पे 2 यूनिट पे थोड़ा सा अप का मतलब यहां पर आता है ये वैल्यूज रहेगी, ठीक है। अच्छा अब इसके साथ हमारे पास रहेगा 3 में कितना आ रहा है भाई? 3 में हमारे पास वैल्यूज आ रही है 24 की, ठीक है। तो 24 हमारे पास कितना है भाई? 24 का मतलब होता है कि 20 और 40 के बीच में भाई 30 आता है, थोड़ा सा उससे डाउन आ जाएगा। तो यहां पर डाउन की वैल्यूज ये आएगी, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में 4 यूनिट में कितना आएगा भाई? 16। तो 4 यूनिट कितना है? 16। 16 का मतलब 20 से नीचे। तो 20 के नीचे मतलब 1 सेंटीमीटर से कम, तो यहां पर वैल्यूज आएगी। अच्छा अब 5 है तो कितना हो जाएगा? 28। 28 का मतलब 30 के पास। तो ये 30 के पास आपकी वैल्यूज रहेगी। तो 30 के पास मतलब ये 28 इसको मैच करेगा। अच्छा अब लास्ट कितना भाई? 40। तो 6 यूनिट में कितना आएगा? 40। 40 का मतलब ये अपर मतलब ऊपर की वैल्यूज में। तो ये आपका आ जाएगा 40। अब ये जो हमारे पास ग्राफ है ये जाते हुए इसको क्रॉस कर जाएगा और ये जो हमारा बन रहा है वैल्यूज ये मार्जिनल कॉस्ट का बनेगा। तो बच्चों ये आपके रिलेशंस को डिनोट करता है जिसमें आपका सीमांत, औसत एवं कुल लागत को दर्शा रहा है, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको टेबल भी समझ आई और ये डायग्राम भी। और इस पे ध्यान दिया, टेबल में आपके क्वेश्चन अगर पुट कर सकता है तो वेरिएबल कॉस्ट देकर, फिक्स्ड कॉस्ट देकर, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए भी दे सकता है। तो इस टेबल को अगर आपने ध्यान दिया है तो क्वेश्चन इससे अगर रिलेटेड होंगे तो आप कर सकते हैं। तो बच्चों अब आपका नेक्स्ट है पूर्ण प्रतिस्पर्धा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि इस टॉपिक में सबसे पहले जो आपका मीनिंग है वो तो क्लियर ही है। अब इसमें एक आपको टॉपिक दिया था है कीमत रेखा, प्राइस लाइन, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं। तो बेटा इसमें ध्यान दीजिएगा कि एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है ना, प्राइस को डिनोट करता है। तो ये तीनों चीजें बराबर हो जाती हैं। एक छोटे से डायग्राम में आपको बता दे रहा हूं। ये आपका प्रोडक्शन, उत्पादन, आउटपुट, ये आपकी प्राइस है, ठीक। आज इसमें क्या होता है कि प्राइस अगर कांस्टेंट है तब उस कंडीशन में हमारे पास एवरेज रिवेन्यू बराबर मार्जिनल रिवेन्यू के होता है और बराबर प्राइस के।
तो ऐसी कंडीशन में कीमत रेखा इसे कहते हैं, और ऐसी कंडीशन में तीनों ही हमारे इवेंट या तीनों ही एलिमेंट बराबर हो जाते हैं एक दूसरे के। और ये आपका प्राइस लाइन है जिसमें छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं जो आपके 3 नंबर क्वेश्चन में पुट कर सकता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसमें, ठीक है, देखिए आगम, औसत आगम एवं सीमांत आगम का पढ़ लीजिएगा टॉपिक, इसमें आपके इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, अब आपका है पूर्ति का नियम। ठीक है, तो जैसे ही मैंने आपको बताया है उसमें भी पूर्ति का नियम बनता है। ठीक है, तो पूर्ति का नियम बनाने के लिए मैं आपको छोटा सा डायग्राम बता दे रहा हूं, वो भी क्लियर रहेगा। देखिए डिमांड का कर्व हमेशा ऐसे चलता है, लेकिन आपकी जो सप्लाई होती है पूर्ति जस्ट क्रॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये डिमांड होता है और ये सप्लाई। तो यहां पे जो मैं आपको बता रहा हूं पूर्ति का नियम बता रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे आपका प्राइस, ठीक है, तो प्राइस, ये आपका प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी है। अब जो प्राइस दिया गया है, इन केस अगर प्राइस इंक्रीज कर जाए, देखो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो प्राइसलेस होते हैं, बहुमूल्य, आपकी ज्वेलरीज, ठीक है, या हीरे जवाहरात, तो इनके प्राइस भी बढ़ेगा तो इनकी क्वांटिटी मतलब डिमांड भी बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास प्राइस इंक्रीज कर जाता है तो क्वांटिटी भी इंक्रीज कर जाती है। और जहां इन चीजों को दोनों को डिनोट करते हैं, पुराने रेट पे मैच कराते हैं, तो ये सप्लाई हो जाता है और ऐसी कंडीशन को पूर्ति का नियम कहा जाता है। और ऐसी कंडीशन में हमारे पास जितनी प्राइस बढ़ेगी डिमांड भी उतनी होगी और सप्लाई भी उतनी ही पाई जाएगी, क्योंकि जहां पे प्राइसलेस चीजों का नाम आ जाता है वहां पर बिना ऑर्डर के कोई प्रोडक्ट परचेज या सेल्स नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका टॉपिक हो गया जो आपका लास्ट टॉपिक था। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको जितने डायग्राम्स या जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो समझ में आ गई हैं, और अगर अभी भी आपको किसी पे कोई डाउट या संदेह है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं और मैं उसका जल्दी से जल्दी समाधान करता हूं।